हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और उसका वेरिएशन बताया गया था आपको ग्रुप में। ये बताया गया था कि किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम नीचे अगर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू घटेगा। अब आज उसके एक एक्सेप्शन को डील करना था और वो एक्सेप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सेप्शन है ये, क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे कि गिव रीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। सुन लीजिए, यही क्वेश्चन है कि गिव रीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। अब बात समझिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आप बनाइएगा क्या। जैसे पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 है उसका मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये ग्रुप 17 का मेंबर्स है। इसमें अगर आप ऊपर से नीचे अगर आप बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू घटता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम। लेकिन देखने को यह मिलता है कि इसका वैल्यू ज्यादा है और इसका वैल्यू कम है। यहां पर थोड़ा इरेगुलरिटी है, मतलब इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ज्यादा होता है, इसका कम होता है। यही कारण पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। बाकी के ग्रुप्स में तो ऐसा नहीं होता है। बाकी के ग्रुप में तो यही है ट्रेंड कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगा। लेकिन ग्रुप 17 में ये एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है क्लोरीन से। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें देखिए जो रीजन है वो आपको भी अब यहां समझा देंगे। आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब आए तो आप कोई भी उल जलूल बात उसमें आंसर में नहीं भांजने लग जाइएगा। जो यहां पर आंसर में हम आपको पॉइंट लिखवाएंगे आपको वही पॉइंट आंसर करना होगा, तब आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे ये जो फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आप न्यूक्लियस देखें तो उसके बाद ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये क्लोरीन का बात करिए तो के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 7। मतलब न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें दूसरे में 7 था, इसमें तीसरे में 7 है। थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन आपको हम इसमें बना दे 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए फ्लोरीन में सेकंड ऑर्बिट में 7 है। सेकंड ऑर्बिट के कंपेयर में अगर थर्ड ऑर्बिट का अगर सरकमफेरेंस अगर देखें तो थर्ड ऑर्बिट का सरकमफेरेंस बड़ा है, सेकंड ऑर्बिट का सरकमफेरेंस छोटा है। अब ये छोटे जगह में 7 इलेक्ट्रॉन है, आपको 8वां इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, उस समय कितना एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा है उसका बात करना है। तो ये छोटे सरकमफेरेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसमें ये 8वां इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं। और यहां ये देखिए बड़े सरकमफेरेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हम लोग 8वां इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं। तो कहता है कि जब छोटे सरकमफेरेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होते रहता है। तो यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं होता है जितना आसानी से यहां एक्सेप्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए एटॉमिक साइज तो एक फैक्टर है, वो तो
जनरल ट्रेंड में एटॉमिक साइज जाता ही है, लेकिन ये जो एक्सेप्शन वाला सवाल है उसमें देखिए दिमाग में आपको यही रखना है कि क्यों फ्लोरीन में एनर्जी कम रिलीज होगा, क्लोरीन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। तो इसमें आंसर में यही बोलना होता है कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है क्लोरीन के कंपेयर में, जिस कारण से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा आसानी से आ जाता है क्लोरीन में फ्लोरीन के तुलना में। तो क्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा और फ्लोरीन में एनर्जी कम रिलीज होगा। ये तो पहले आपको फिगर बना के हम समझा दिए। फिगर पहले ऐसे बनाना होगा, कभी भी अगर इसका आंसर लिखना होगा तो ऐसे फिगर बनाना होगा, दिखाना होगा सेकंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट को बड़ा बनाकर इसमें दिखाना होगा 7 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद फिर वर्ड में लिखना होगा नीचे, जो कि हम लिखने जा रहे हैं। लिखना होगा कि इन फ्लोरीन there is considerable electron repulsion. In fluorine there is considerable electron repulsion due to which extra electron is accepted with less ease than in chlorine. That's why chlorine has higher value of इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है वो कंसीडर करने लायक है। ये फ्लोरीन है, उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कंसीडर करने लायक है, क्योंकि छोटे से सरकमफेरेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कारण से इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दिक्कत से आता है क्लोरीन के तुलना में। ये हुआ लेस ईज का मतलब दिक्कत, ईज का मतलब वो होता है आसानी, और ईज के आगे अगर लेस लग गया तो ये हो गया दिक्कत, कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में दिक्कत से आता है क्लोरीन के तुलना में, इसीलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है। यही आंसर आपको लिखना होगा और ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हम लोग का सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। हम लोग एक पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ये दूसरा पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम लोग जो तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी कॉपी पर हेडिंग दे देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज tendency of an element to attract shared pair of electron. It is defined as tendency of an element to attract shared pair of electron
more towards itself। देखिए बात को समझिएगा। सबसे पहले आप जान जाइए कि अगर दो एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ हो, जैसे H है Cl है, अगर दोनों के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर दो एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब है कि दो एटम के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। कभी भी अगर दो एटम के बीच में अगर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो ये दोनों एटम चाहता है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच लें। ये चाहता है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम खींच लें, ये चाहता है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम खींच लें। ये नेचुरल टेंडेंसी है। कभी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होएगा तो दोनों एलिमेंट चाहेगा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचना। इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इट इज डिफाइंड एज ए टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपने तरफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेने के टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो एक साहब पॉलिंग साहब वैल्यू दिए हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। जितना भी एलिमेंट है सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू पॉलिंग साहब निकाले हैं अपने स्केल में। कुछ का आपको वैल्यू याद रखना होगा कि हाइड्रोजन का 2.1, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज्यादा किसी का वैल्यू नहीं होता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अगर कोई पूछ दे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, तो फ्लोरीन। खैर ये वैल्यू तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पॉलिंग साहब दिए हैं। सारे एलिमेंट का इतना का ज्यादा जरूरत पड़ता है। हाइड्रोजन का वैल्यू देख लीजिए कि 2.1 है और क्लोरीन का वैल्यू देख लीजिए कि 3 है। हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का 3। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा, ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके तरफ ज्यादा रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। क्लोरीन ज्यादा खींच लेगा इसको अपने तरफ क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा उसके ऊपर हल्का निगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको डेल्टा माइनस से दिखाएंगे। और जिसके ऊपर जिसका इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा उसके ऊपर हल्का पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा प्लस। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव इसको कहते हैं। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज जो आ रहा है, ये आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है तो इसके ऊपर हल्का निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अभी आपको केवल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है ये बताया गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, तो टेंडेंसी है किसी एलिमेंट का टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऐसे तो आपके किताब वगैरह में सीधे दे देगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इसके बाद सीधे वेरिएशन कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को क्या होगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को क्या होगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक टॉपिक इसमें बढ़ा के पढ़ाने वाले हैं कि ये भी इसका भी वैल्यू दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जो एक फैक्टर है वो है हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, तो थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी आपको अभी हम यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको बात समझ में भी आएगा। तो इतना लिखने के बाद अब आपको अगला टॉपिक पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पहले इसको आप नोट कर लें। चलिए कॉपी पर अब हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो दो फैक्टर पे।
सबसे पहला लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा फैक्टर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन बताने के बाद सीधे वेरिएशन बता देंगे, ये फैक्टर्स नहीं बताते हैं। कारण यही है कि हाइब्रिडाइजेशन आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में। अब जिसको अगले चैप्टर में पढ़ना है उसको यहाँ पे थोड़ा बताना, और वो भी थोड़ा हल्का डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसीलिए इसे परहेज करते हैं। लेकिन आप देखें, आपको बात समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले तो आप लिख लें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये दो फैक्टर है जिसपे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। उसके बाद आप ये पहला फैक्टर हेडिंग दे दें हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम जैसे आपको समझा रहे हैं वैसे आप समझिए। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कॉपी पे नोट करके कि कहीं पे अगर आप सिंगल बॉन्ड देखिए, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का आप मतलब समझिएगा सिग्मा बॉन्ड। बोले कि कहीं भी अगर आप सिंगल बॉन्ड देखिए तो सिंगल बॉन्ड का मतलब समझिएगा सिग्मा बॉन्ड। कहीं भी अगर आप डबल बॉन्ड देखिए तो इसका मतलब समझिएगा एक सिग्मा और एक पाई। एक है सिग्मा और एक है पाई, आप इसमें से कोई भी सिग्मा कोई भी पाई समझ सकते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब अभी बताएं केवल सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा दो पाई। अभी पहले ये जो बात बताएं इसको एक छोटे से क्वेश्चन के मदद से सिखाएं। अभी सिंपल सबसे पहला बात बताएं कि सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा दो पाई। अब इसको एक छोटे से सवाल के मदद से सिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन CH3 CH CH CH2 CH। देखिए, एक कंपाउंड ऐसे दे दिया है और इस कंपाउंड में आपसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल कितना सिग्मा और कितना पाई है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या चाहिए कि जैसे CH3 है तो पहले C लिखेंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो आपको 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखाना होगा। ये हुआ CH3। फिर है सिंगल बॉन्ड तो लिखे सिंगल बॉन्ड, CH तो C के साथ ऐसे दिखाएंगे H। उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर CH तो C के साथ H, सिंगल बॉन्ड CH2 तो C के साथ 2H, C और उसके बाद CH। मतलब जो भी कार्बन के साथ एटम है उसको बॉन्ड बना के पहले ऐसे दिखा देना होगा। अब ये जो आपको बताया गया इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब आपको सिग्मा बताएं तो जहां भी सिंगल बॉन्ड है उसके जगह पे आपको सिग्मा दिखा देना होगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा दिखा देना होगा। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, यहां डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड का बताएं एक सिग्मा दो पाई, और फिर ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। अब आपको सिग्मा काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और उसके बाद पाई भी काउंट कर लेना है, 1 और 2 3, तो टोटल 13 सिग्मा और 3 पाई हो गया। बोले कि ये एक बात अभी बताएं कि सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा और पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब सिग्मा और 2 पाई, और इसको इस क्वेश्चन के मदद से समझाएं। अब आगे आपको इसी में हाइब्रिडाइजेशन में अब आगे आपको और बता रहे हैं, एकदम स्लो बताएंगे धीरे धीरे ताकि आप बात को पकड़ पाएं। जहां दिक्कत हो आपको आप वीडियो को वहीं पे रोक दें, रोक के फिर रिपीट करें वीडियो को और दोबारा इसको देखें। देखिए
दिमाग में रखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वो मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3। और भी टाइप आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग को 3 प्रकार का जरूरत पड़ेगा पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, sp, sp2 और sp3। 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3। इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं। देखिए कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे sp3 है, sp2 है, sp है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है, आपसे पूछ देगा कि sp3 में जरा बताओ कि s कैरेक्टर कितना है, और sp3 में जरा बताओ कि p कैरेक्टर कितना है। ये जो 3 हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2 और sp3, अगर इन सारे हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपसे पूछ दे कि s कैरेक्टर कितना है और p कैरेक्टर कितना है, तो ये कैसे बताएंगे। सबसे पहले ये जैसे sp3 है, तो sp3 एक s और 3 p के मिलने से बना है, ये हुआ sp3। अगर एक s और 3 p मिलेगा तो sp3 बनेगा। s जो कि आप पढ़े कि s का शेप होता है स्फेरिकल, P जो कि आप पढ़े कि P का शेप होता है डम्बबेल, तो एक S और 3 P मिला है तो sp3 बना है। बात सुनिए, तो आपसे पूछता है कि sp3 में S कैरेक्टर कितना है और P कैरेक्टर कितना है, तो आप देखिए कि टोटल ऑर्बिटल इसमें कितना है, तो 4। तो आप करिए क्या कि 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया 25। अब ये 25 आया तो सबको 25 दे दीजिए, सबको, चारों को। अब S के हिस्से में तो S के हिस्से में तो 25 आया, तो sp3 में S कैरेक्टर हो गया 25%। P कैरेक्टर कितना है, तो P के हिस्से में टोटल 75 आया, तो P कैरेक्टर हो गया 75%। इस तरीके से S कैरेक्टर और P कैरेक्टर निकाला जाता है। जैसे sp2 में अगर निकालना है, sp2 में तो करेंगे क्या, spp, ये हुआ sp2, टोटल कितना है तो 3 है, तो करेंगे 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे, अब ये आएगा 33.33। अब 33.33 इसके हिस्से में, 33.33 इसके हिस्से में, और 33.33 इसके हिस्से में, तो S के हिस्से में आया 33.33%, तो S कैरेक्टर हो गया 33.33%। P के हिस्से में तो ये दोनों जोड़ देंगे तो 66.66 होगा, जिसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 66.67% आएगा। sp है तो sp s और p के मिलने से बना है, ये टोटल 2 ऑर्बिटल है, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 50, तो इसके हिस्से में 50 और इसके हिस्से में भी 50, तो s कैरेक्टर हो गया 50% और p कैरेक्टर भी हो गया 50%। ये बेहद इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझने के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझने में इसका जरूरत पड़ेगा कि sp3 में कितना है s कैरेक्टर, कितना है p कैरेक्टर, sp2 में कितना है s कैरेक्टर, कितना है p कैरेक्टर, और sp में कितना है s कैरेक्टर और कितना है p कैरेक्टर। कैसे निकालते हैं ये इधर साइड में लिखा हुआ है, सब आप बात नोट करेंगे एकदम बढ़िया से कॉपी पे। उसके बाद समझिए, इधर वाला भी हम मिटा रहे हैं, आपको वीडियो को रोक के इसको नोट कर लेना है। देखिए, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब तो हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे ही कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अभी आप जान जाइए कि ये होता कब है, तो इट टेक्स प्लेस
बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, जहां भी बॉन्ड बनने वाला होता है, अगर अलग अलग एनर्जी लेवल में अगर बॉन्ड बनना हो तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी हम इसको समझा नहीं रहे हैं, इसको हम समझाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी आप केवल दिमाग में रखें कि बॉन्ड बनने के पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। यह है क्या? तो एनर्जी एक जैसा करने का प्रोसेस है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी बाप की 2 बच्चियां हैं और अगर इस बच्ची का वो ऐसे लड़के से शादी करवा दे जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, और इस बच्ची का ऐसे लड़के से शादी करवा दे जिसके पास 9 करोड़ रुपया है। बात सुनिए, किसी बाप की 2 बच्चियां, अगर वो बाप इस बच्ची का शादी करवाए ऐसे लड़के से जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, और इस लड़की का शादी करवाए ऐसे बच्चे से जिसके पास 9 करोड़ रुपया है। अब शादी होने के बाद अगर दोनों बहनें अगर आपस में मिलेंगी तो दोनों बराबर रूप से खुश नहीं रहेंगी। इसके पास 9 करोड़ रुपया वाला लड़का है, इसके पास 1 करोड़ रुपया वाला लड़का है। अगर चाहते हैं कि दोनों बराबर रूप से खुश रहें तो उसके लिए क्या करना होगा कि जिसके पास 9 करोड़ है, जिसके पास 1 करोड़ है, दोनों का रुपया एक जगह मिला देना होगा। अब टोटल रुपया हो गया 10 करोड़, 5 करोड़ फिर इसको दे देना होगा, 5 करोड़ फिर इसको दे देना होगा, फिर इसका भी शादी करवा देना होगा, इसका भी शादी करवा देना होगा, तब दोनों बराबर रूप से खुश रहेंगे। तो ये जो अलग अलग एनर्जी वाले को मिलाएं, मिलाने के बाद फिर सेम एनर्जी वाला बनाएं, तो ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऐसा ही मिलता जुलता प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको डील करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी हम बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को, ताकि आपको आगे के चैप्टर में इंटरेस्ट कम ना हो जाए, आगे के चैप्टर से इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिला के एक जैसा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को बनाने का ये प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ये रूल है कि जितना ऑर्बिटल मिलाइएगा, मतलब जितना अलग अलग एनर्जी वाला मिलेगा, और उसके बाद जब आप सेम एनर्जी वाला बनाइएगा तो उसका संख्या सेम होगा। मेरा कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। फिर से बात समझिए, जैसे अगर 2 लोग का पैसा अगर मिला रहे हैं तो आपको 2 लोग में बांटना होगा। अगर 3 का पैसा मिलाते तो उसको इक्वल इक्वल 3 भाग में बांटना होता। अगर 4 का पैसा मिलाते तो इक्वल इक्वल 4 भाग में बांटना होता। जैसे अब हम इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि अगर 1 S और 3 P को अगर आप मिलाते हैं तो sp3 बनता है। 1 S और 3 P को मिलाते हैं तब sp3 बनता है, लेकिन आप टोटल मिला कितना रहे हैं? 4, तो sp3 1 नहीं बनेगा, sp3 4 बनेगा। मेरा कहने का मतलब है कि 1 S 1 P 1 P 1 P अगर ये आप 4 मिलाइएगा तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि जो नया ऑर्बिटल बनेगा चारों को मिलाने के बाद तो उसका नाम होगा sp3 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 sp3। जी, ये ऑर्बिटल का नाम ही है sp3। कैसे S का शेप होता है स्फेरिकल, कैसे P का शेप होता है डम्बबेल, ये P का शेप होता है डम्बबेल। तो ये 1 और ये 3 4 मिलाएं तो अब नया नया जो बनेगा, नया नया 4 बनेगा, चारों sp3 बनेगा। अब sp3 दिखने में कैसा होता है वो बता रहे हैं। पहले बोले कि 1 S और 3 P मिलाएंगे, 4 मिलाएंगे तो 4 बनेगा, चारों का नाम होगा sp3 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 sp3। अगर 1 S और 2 P मिलाएंगे, टोटल कितना मिला है? 3, तो बनेगा sp2 sp2 sp2। 3 मिलाए हैं तो 3 बनेगा, तीनों का नाम होगा sp2 sp2 sp2। अगर 2 मिलाए हैं S और P तो 2 बनेगा, दोनों का नाम होगा sp sp। ये अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताएं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनता है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये लिखने के बाद ऐसे लिखिएगा और साइड में नीचे लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अगर 4 कंबाइन किया है तो 4 बनेगा, 3 कंबाइन किया है तो 3 बनेगा, 2 कंबाइन किया है तो 2 बनेगा। एक s 3p मिला तो 4 बना, sp3 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 sp3। एक s 2p मिला तो 3 बना, sp2 sp2 sp2। एक s 1p मिला 2 मिला तो 2 बनेगा, sp और sp। अब बात को समझिए, ये तो पहले आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो बात समझना है वो सिखा रहे हैं। पहले बताएं कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड मतलब सिग्मा और 2 पाई। उसके बाद बताएं कि हाइब्रिडाइजेशन का ये 3 कॉमन टाइप है, sp, sp2 और sp3। एक s और एक p मिलता है तो 2 sp बनता है, एक s और 2 p मिलता है तो 3 sp2 बनता है, एक s और 3 p मिलता है तो 4 sp3 बनता है। किस हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना, p कैरेक्टर कितना, ये बता दिए। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब एक बात ये जान जाइए पहले, उसके बाद जहां तक ये पढ़े हैं उसके बाद, कि किसी एटम के पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। किसी एटम के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और किसी एटम के पास अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। फिर से सुनिए कि किसी एटम के पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। ये पहले दिमाग में रखना है कि 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, 2 सिग्मा तो sp। इसको भी क्वेश्चन की मदद से सिखा दे। अगर मान लीजिए कि लिख दिया कि इंडिकेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन CH3 CH2 CH CH CH। अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया और कह दिया कि इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट करो, तो करेंगे क्या कि CH3 है तो लिख देंगे ऐसे CH3। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 है तो ऐसे लिख देंगे CH2। फिर है CH डबल बॉन्ड, फिर है CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या है, सिग्मा और पाई इंडिकेट कीजिए। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, जहां सिंगल बॉन्ड देखिए सिग्मा लिखिए, डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब सिग्मा 2 पाई, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा। अब अगर आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर बताना है, क्योंकि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, इस कार्बन के अगल बगल गिनेंगे कितना सिग्मा है। तो इसके अगल बगल गिनिएगा तो 4 सिग्मा दिख रहा है, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इस कार्बन के अगर अगल बगल पूछे तो इसके चारों तरफ सिग्मा गिनिए, तो इसके चारों तरफ भी 4 सिग्मा है। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये तो सिग्मा इस कार्बन का गिने तो इसका, तो ये कॉमन बॉन्ड है, ये इसका भी बॉन्ड है, ये इसका भी बॉन्ड है, तो ये सिग्मा इसमें भी गिनेंगे, ये सिग्मा इसमें भी गिनेंगे। तो इसके अगल बगल 4 सिग्मा है, इसके अगल बगल भी 4 सिग्मा है, इसके अगल बगल गिनिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये तो पाई है, सिग्मा 3 है तो 3 सिग्मा मतलब sp2। इसके अगल बगल भी 3 सिग्मा है तो sp2। इसके अगल बगल 1 और 2 सिग्मा है तो sp। इसके भी अगल बगल 2 सिग्मा है तो ये भी हो गया sp। तो सबसे पहले ये बताएं कि सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब सिग्मा 2 पाई। उसके बाद फिर ये बताएं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे। 4 सिग्मा का मतलब sp3, 3 सिग्मा का मतलब sp2 और 2 सिग्मा का मतलब sp। अब एक बात और बताए पहले, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब बात दोबारा भी बताया जाएगा क्योंकि वहां तो पढ़ना ही है। देखिए S का शेप होता है स्फेरिकल, P का शेप होता है डम्बबेल, डमरू के जैसा,
अब अगर बात करें sp3, बात करें sp2, अब बात करें sp का, तो इन तीनों का शेप कैसा होगा? तो एक छोटा उभाड़ होता है, एक छोटा लोब होता है और एक बड़ा लोब होता है sp3 में। sp2 में भी एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है। sp में भी एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है। अब आप कहिए कि तीनों तो एक ही टाइप का बना दिए, तो तीनों में कुछ डिफरेंसेज है। तीनों एक टाइप का बना हुआ है लेकिन कुछ डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज क्या है ये सुनिए। आपको अगर शेप में डिफरेंसेस जानना है, इसके डिफरेंसेस को अगर जानना है कि sp3, sp2 और sp के शेप में क्या डिफरेंस है, तो आप किसी एक कैरेक्टर को पकड़ लीजिए। या तो आप s कैरेक्टर को पकड़ लीजिए या तो आप p कैरेक्टर को पकड़ लीजिए। चलिए सबसे पहले s कैरेक्टर को पकड़ते हैं। तो आप देखिए कि sp3 में s कैरेक्टर सबसे कम है, सबसे कम है इसमें s कैरेक्टर। s का शेप होता है गोल, तो इसमें गोलाई आपको कम दिखेगा। s कैरेक्टर बढ़ गया तो इससे ज्यादा गोल दिखेगा, इसमें ये और ज्यादा गोल दिखेगा। ये गोलाई थोड़ा कम है, ये गोलाई थोड़ा ज्यादा है, ये गोलाई थोड़ा और ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि s को नहीं, अगर आपको p को पकड़ना है, तो देखिए कि इसमें p कैरेक्टर सबसे कम है, तो p का शेप होता है डम्ब बेल, तो इसमें डमरू टाइप का कम दिखेगा, इसमें डमरू टाइप का ज्यादा दिखेगा, इसमें डमरू टाइप का और ज्यादा दिखेगा। जिसमें p कैरेक्टर सबसे ज्यादा, वो डमरू टाइप का थोड़ा और ज्यादा दिखेगा। अब फाइनल बात, ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हाइब्रिडाइजेशन ये पढ़ रहे हैं, इसमें फाइनल बात ये, इतना लिखने के बाद फिर नीचे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड करता है एस कैरेक्टर पे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड करता है एस कैरेक्टर पे। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। जैसे पॉलिंग साहब तो बता दिए कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.5, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि कार्बन तो यहां भी है, कार्बन तो यहां भी है, कार्बन तो ये सब है, लेकिन ये सारे कार्बन का एक जैसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है। 2.5 पॉलिंग साहब बताएं कि वैल्यू है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। ये जो कार्बन है वो sp3 वाला कार्बन है, ये जो कार्बन है वो sp2 वाला कार्बन है, और ये जो कार्बन है वो sp वाला कार्बन है। तो ये वाला जो कार्बन है sp वाला वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, sp2 वाला थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और sp3 वाला जो कार्बन है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, 50% है, इसमें 33.33% है, इसमें 25% है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, एस कैरेक्टर पे। जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ये वाले कार्बन से। बस ये बात दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एस कैरेक्टर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब एस कैरेक्टर अगर लिखते तो समझ में नहीं आता, तो आपको इसलिए बता दिए कि हाइब्रिडाइजेशन है ये 3 टाइप का, जिसमें एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं ये बताएं। तो एक फैक्टर पूरा हो गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस प्रकार से डिपेंड करता है आपका हाइब्रिडाइजेशन पे। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आपको चार्ज समझना है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज समझना है, तो जानेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे कॉपर है तो कॉपर दो प्रकार का है, एक होता है Cu+ वाला भी, एक होता है Cu+2 वाला भी, दोनों कॉपर ही है। तो कहता है कि Cu+2 वाला का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा Cu+ वाले से।
दोनों कॉपर ही है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये दो फैक्टर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड इन पीरियड। आखिरी टॉपिक आज का। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड इन पीरियड। ग्रुप में और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से वेरी करता है, इसको पहले नोट कर लें फिर वो भी बताते हैं। देखिए, ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। क्यों घटेगा? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे मेरा बात सुनिए, ऊपर में आपको छोटा एटम मिलने वाला है, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे एटम का साइज बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचने के टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर एटम छोटा है तो ये जो दूरी है वो कम होगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचाएगा, लेकिन यहां दूरी बढ़ गया तो ये जल्दी नहीं खींचाएगा। तो यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वाले एटम का ज्यादा होगा, नीचे वाले एटम का कम होता चला जाएगा। तो हुआ कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। अब है पीरियड, नोट करते जाएंगे आप। पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, इसलिए शुरू में ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में मान लीजिए 3 प्लस है और यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचना है। इसके बाद इसी पीरियड में ऐसा एटम मिलेगा जिसके न्यूक्लियस में 4 प्लस होगा। इसके बाद ऐसा एटम मिलेगा जिसके न्यूक्लियस में 5 प्लस होगा। इसके बाद ऐसा एटम मिलेगा जिसके न्यूक्लियस में 6 प्लस होगा। वैसे ही न्यूक्लियस में 7 प्लस होगा। अब आप खुद सोचिए कि कहां का इलेक्ट्रॉन जल्दी खिंचाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जल्दी खिंचाएगा और ये जल्दी नहीं खिंचाएगा। तो यही बताया गया कि इधर से इधर अगर आप बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और ऊपर से नीचे अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो ये हम लोग अभी 3 प्रॉपर्टी खत्म किए। एक पढ़े आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक पढ़े इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक पढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगले क्लास में संभवतः ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग को 4 आपको और प्रॉपर्टी पढ़ना है, वो चारों छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, सब खत्म हो जाएगा अगले क्लास में। और उसके बाद कुछ आपको डेफिनेशन पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियाई क्या है, कोवेलेंट रेडियाई क्या है, वान डेर वाल रेडियाई क्या है, आयनिक रेडियाई क्या है। तो अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो एनफ फॉर द डे।